हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। किसान आंदोलन की जो वीडियोस थी वो हमारी चल रही थी। मैं एक बार दिखा देती हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, एक इसके बाद मैंने नोट्स भी बनाए हैं, वो नोट्स भी मैं आपको जो है वो पढ़ा दूंगी। ये अपनी क्लास 9th की बुक है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। एक बार आपको क्विकली मैं दिखा देती हूँ, है ना। बिजोली आंदोलन हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था अपना बेंगू आंदोलन। बेंगू आंदोलन अपना फिनिश हो गया था। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2 वीडियोस जो हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं। बेंगू किसान आंदोलन आपको करा दिया था, भरतपुर किसान आंदोलन करा दिया था, मेव किसान आंदोलन करा दिया था। फिर आपको अलवर किसान आंदोलन या जिसको निमूचना हत्याकांड कहते हैं वो भी करा दिया था। अब चलिए आगे के जो किसान आंदोलन है वो आपको पढ़ा देती हूँ इस बुक से। और इसके अलावा जो 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो आपको कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, या कल कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो आएगी तो परसों आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की जो लागें थी, जैसे कि 25। ठीक है, ये नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए पता होना चाहिए कि कुछ 25 प्रकार की लागें थी जो कि उनके ऊपर लगाई जा रही थी और उनको वो सब देना पड़ रहा था। तो वो भी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिजोलिया के अंदर ऐसा हुआ है, बेंगू के अंदर ऐसा हुआ है जहाँ पे किसानों की एक तरीके से जीत हुई है, तो वो प्रभावित थे इस चीज़ से। और फिर परिणामतः अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े हुए, क्योंकि बिजोलिया देखो भीलवाड़ा में है ना, जो अपना पूर्वी के अंदर पड़ जाता है, और दक्षिण पूर्वी में हमारा बूंदी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर जब बूंदी के अंदर बिजोलिया की सीमा से जुड़े हुए बूंदी राज्य था, तो वहाँ पर भी आंदोलन जो था वो शुरू हो गया। और इसके जो नेतृत्व थे वो कौन कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेनूराम। ठीक है, नेनूराम, राम का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई, यानी कि सारी जगह इसको निंदा की गई कि ये गलत हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। ये मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू भी कराया हुआ है ऑलरेडी। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की 71 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। अब मैं आपको क्लास 9th की पढ़ा रही हूँ और इसके साथ साथ जो 2-3 बुक्स हैं वो भी मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। तो अगर आप वो वीडियो भी देखते हैं और ये भी देखते हैं तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप बेसिक्स को कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब सभा में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो भीड़ पर जो पुलिस होती है वो बड़ी ही बोल सकते हो कि दरिंदगी से या फिर बहुत ही बुरे तरीके से उनके ऊपर लाठी प्रहार किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम, नानक भील और देवलाल गुर्जर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। एक बात और, अगर वीडियोस आपको बाद में रिवाइज करनी है तो आप स्टॉप कर सकते हैं और जो जो हाईलाइटेड है या जो अंडरलाइंड है बस वही आप रिवाइज कर लीजिएगा। बूंदी जो राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई, यानी कि सब जगह इसको बुरा बताया गया। अब जो किसान थे उनकी कुछ शिकायत जो थी वो तो दूर कर दी गई, कुछ लाग बाग और जो बेगार थे उनमें रियायतें भी दी गई। और किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों की पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे। ध्यान रखिएगा, संतुष्ट तो नहीं थे लेकिन आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे। तो क्यों? क्योंकि उनको राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जो राजस्थान सेवा संघ जो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो अब बंद हो गया। और 1923 ईस्वी के अंत तक, 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया बिल्कुल। और 1936 में एक बार फिर बरड क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, दिखाई दे जाएगा आपको वर्ड बरड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बरड क्षेत्र में 1936 में, जो 1923 में समाप्त हो गया था, एक बार के लिए समाप्त हो गया था, 1936 में बरड क्षेत्र में वो वापस से शुरू हो गया। 15 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर और जो मीना हैं उनके किसानों के 500 प्रतिनिधि का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां पर एक मांग पत्र तैयार किया गया, यानी कि एक डिमांड सूची बनाई गई कि हमें क्या क्या चाहिए। डेट ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर 1936। कहाँ पर? हिंडोली में। कौन से मंदिर में? हुडेश्वर महादेव के मंदिर में। कितने गांव थे? 90 गांव थे। कौन कौन थे? गुर्जर और मीना जो किसान थे वो थे। उनके कितने प्रतिनिधि थे? 500 प्रतिनिधि थे।
ये सब ध्यान रखना है। और उन्होंने सरकार को बोला कि हमारी ये जो भी डिमांड्स हैं इनको आप पूरा कीजिए। सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सरकार ने उनको एक तरीके से रफा दफा कर दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और लंबे समय तक दोबारा से आंदोलन चला। फाइनली जो सरकार थी उन्होंने चराई करों में को छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया, ठीक है। जैसे कि जब युद्ध ऋण होता था, युद्ध ऋण जो होता था उसकी जो वसूली में जो शक्ति का प्रयोग था वो बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दिया गया और ये आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया, ठीक है। युद्ध ऋण क्या होता है बेसिकली कि जो लोन वगैरह दिया जाता है उसकी वसूली के अंदर जो शक्ति का प्रयोग जो सरकार कर रही थी उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका बूंदी का। अब एक अपना जयपुर का बाकी है और एक बीकानेर का बाकी है, ठीक है। फिर इस बुक से तो हमारा कवर हो जाएगा। देखिए, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों में किसानों के भांति जयपुर किसान की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं, है ना। इनकी भी दयनीय स्थिति थी और जो आतंक था, अत्याचार था, शोषण था, इन सब से सब परेशान थे, उत्पीड़ित थे। तो यहाँ पर जो पश्चिमी भाग था, खास करके जयपुर का जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी, इनमें जो ठिकाने थे किसानों के। और किसान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ? सीकर ठिकाने से हुआ, ठीक है। श्री गणेश कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग कहाँ से हुई इस आंदोलन की? श्री गणेश कहाँ से हुआ? सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। किसने की? राव राजा कल्याण सिंह ने की। राव राजा कल्याण सिंह ने की। क्या पढ़ रहे हैं हम? जयपुर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। कितनी वृद्धि की गई? 25 से 50%। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष छूट दे दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी ही बात का पालन नहीं किया, ठीक है। ये 25 से 50% ध्यान रखिएगा। कल्याण सिंह ध्यान रखिएगा। 1922 में सीकर ध्यान रखिएगा। इससे जो किसान थे वो नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। यानी कि ये तो जो आंदोलन थे वो कर ही रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर आ जाते हैं राम नारायण चौधरी और कौन आ जाते हैं? हरि ब्रह्मचारी, है ना, हरि राम, ठीक है, दोनों नाम एक जो जैसे से ही हैं, तो ये आ जाते हैं। और सीकर आंदोलन की जो गूंज है वो केंद्रीय असेंबली यानी कि सेंट्रल असेंबली और ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी उठती है। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वो अपने ठिकानों से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें, यानी कि एक प्रॉपर सेटलमेंट सिस्टम बनाए। राजा के ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया गया, यानी कि लैंड का सर्वेलेंस किया गया, सर्वेक्षण किया गया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, छोटी जरीब का उपयोग कहाँ पर किया गया? जयपुर में, सीकर में किया गया। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो बात तो हुई थी, या जो किसान आंदोलन था वो छिड़ा तो ये था कि कुछ रियायतें मिलेंगी, और इन्होंने 2 आने, है ना, 2 आने बल्कि भूमि कर में वृद्धि कर दी इजाफा के नाम पर। इजाफा क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना। और किसका प्रयोग किया गया था? छोटे जरीब का प्रयोग किया गया था सर्वेक्षण करने में। जरीब क्या होता है? जरीब बेसिकली एक लंबाई की मतलब मेजरमेंट करने का एक चीज़ है। तो जरीब की लंबाई के मामले को लेकर कि भूमि कर में वृद्धि की गई और किसानों के अंदर असंतोष बैठ गया, क्योंकि आप देखो कि 2 आने जो है वो बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 1925 में जाट सभा को बगड़ शेखावटी के एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए गए शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की गई कि अब हम इस तरीके से आंदोलन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जाटों ने इस तरीके का एक सभा की। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित किए और ठिकानों को भूमि लगान ना देने के लिए समझाया कि आप भूमि लगान मत दीजिए। नाम ध्यान रखिएगा, भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए प्रेरित किया कि आप संघर्ष करिए, और उनमें एक नई चेतना का भी उत्पन्न हुआ। 1932 में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में, कहाँ पर? झुंझुनू में जाट सभा जो थी उसका समारोह हुआ, और इसमें कितने किसानों ने भाग लिया? 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। बहुत बड़ा नंबर है। और इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का भी निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक महायज्ञ भी किया जाएगा। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया कि
कि राव राजा को महायज्ञ देने के लिए करने के लिए बेसिकली हाथी देना था, लेकिन उन्होंने हाथी देने से मना कर दिया। अब इससे और ज़्यादा असंतोष फैल जाएगा और जो किसान हैं और जो शासक हैं उनके बीच में तनाव जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। महायज्ञ जो था वो जनवरी 1934 के अंदर जब किसानों के द्वारा करवाया गया और किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई कि जो ठिकाने हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीति हैं वो बहुत ही बुरी हैं। और इसे मतलब नाराज़ होकर, खिन्न होकर, यानी कि बिल्कुल जल भूनकर जो ठिकाने के राव राजा थे उन्होंने जाट सभा के सचिव चंद्रभान, किसको गिरफ्तार किया? चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल दे दी। ठीक है, 6 वीक्स की जेल दे दी और 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। ठीक है, बहुत था उस टाइम पे। और फिर अगेन जाट जो है वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसके अंदर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और इसकी अध्यक्ष कौन थी? किशोरी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको 51 रुपये का जुर्माना लगाया गया, किसको 6 सप्ताह की जेल हुई। तो ये सचिव थे कौन? चंद्रभान थे, जाट सभा के सचिव थे, इनके साथ ये किया गया। फिर ये हैं एक ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह क्या करेंगे? जो महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो जाट महिलाएं जो हैं वो 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन आयोजित करेंगी जिसके अंदर 10,000 स्त्रियाँ भाग लेंगी और इनकी जो नेतृत्वकर्ता थी या जो इनकी अध्यक्ष थी वो कौन थी? किशोरी देवी। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। ठीक है, राजस्व अधिकारी जो है वो आता है अप्रैल 1935 में। अब जाट किसान उसको देख के परेशान हो जाते हैं, तो जाट किसानों में हिंसा भड़क गई और पुलिस ने गोलियां चला दी। ठीक है, हिंसा भड़क गई और गोलियां चला दी जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने वाले किसान कौन कौन थे? क्योंकि बुक के अंदर नाम लिखे हुए हैं तो हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक्स बुक से बन रहे हैं। चेतराम, टीकूराम और लगभग 175 जाट जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्याकांड की गूंज दोबारा से ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई देगी और मजबूर होकर जो जयपुर के महाराजा हैं उन्हें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। ठीक है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सका। अंततः एंड में सीकर ठिकाने की नियमित भूमि सर्वेक्षण किया गया, लैंड सर्वेलेंस किया गया, बंदोबस्त किया गया और किसानों की जो मांगे थी उनको स्वीकार भी किया। और किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ये ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अब इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटडनाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूराम और लेखवार कसवाली। इसको कोशिश करिएगा याद करने का। पन्ने सिंह, हरू सिंह, गोरू। देखो हरू गोरू एक जैसा नाम है, हरू गोरू। पन्ने, पृथ्वी, नेतराम, हरलाल। ठीक है, हरलाल, नेतराम, पृथ्वी, ईश्वर सिंह, लेखराम। एक नेतराम हो गया, एक लेखराम हो गया। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जो जाट आंदोलन था वो फैल गया और 1933 खेतड़ी में, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन, इनमें भी भूमि पर जो भूमि कर था वो देने से मना कर दिया गया। जो अंडरलाइन है और जो हाईलाइटेड है बस आप वही रिवाइज कर सकते हैं। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह को आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठाकुर कल्याण सिंह के आदमी थे, कहाँ पर? हनुमानपुरा गांव के अंदर। इस प्रकार डूंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ ठिकानों पर लाठियां चलवाई, तलवारों से वार करवाए और जाट जो थे वो घायल हो गए।
लेकिन उन्होंने फिर भी जो डटकर मुकाबला किया। फाइनली जो शेखावटी जाट किसान पंचायत थी, उन्होंने 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि उनको मुक्त किया जाए और जो ये जागीरदार हैं इनके आतंक से इनको मुक्त किया जाए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की और शिकायतों की पुष्टि की गई, समाधान के लिए सुझाव दिए गए। परिणामतः यानी कि रिजल्ट क्या आया, 1936 में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। तो सीकर और शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष को लास्ट में मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री और उनके लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं, आप इसको 2-3 बारी सुन सकते हैं और फिर अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन जो है, तो जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव, जैसे हमने देखा कि बूंदी के अंदर जो था वो भीलवाड़ा बिचौलिया का असर पड़ा, तो ऐसे ही जयपुर के अंदर जो हमने किसान आंदोलन पढ़ा उसका जो असर है वो मारवाड़ के अंदर भी पड़ा। मारवाड़ में डीडवाना और सांभर में पड़ा और शेखावटी के भी लगे जो क्षेत्र थे उन पर भी पड़ा। मई 1938 में, ये डेट आप लिख लीजिए है ना, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें, उससे आप बोर भी नहीं होंगे और आप लिखोगे तो आपको याद भी जल्दी होगा। इसके अलावा जो बुक्स हैं मैं आपको अगेन 3 और 4 सोर्सेज से, जो भी आपके पास जो वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, सुनना भी है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना भी है और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो तो आपको देखना ही है, लेकिन कई वीडियोस के अंदर मेरे बुक से देख के आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं तो वो भी आप सुन लीजिएगा। बेसिकली ये वीडियोस आपको सुननी भी हैं और जो आपको लगे कि हाँ ये तो अंडरलाइंड है या ये मुझे लिख लेना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 1938 में। इन्होंने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और जो सरकार थी उसकी आलोचना की और लोक परिषद के जो नेता जो थे उनको उत्तरदायी भी ठहराया कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको एक पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है वो रखना चाहिए। 28 मई, कहाँ की बात कर रहे हैं ये, हम मारवाड़ की बात कर रहे हैं। 28 मई 1942 को, 1938 के अंदर जो है वो गठन हो गया है। 1938 में जो लोक परिषद के कार्यकर्ता हैं चंद्रावल गांव में एक उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु कई आदमी भेजे, लेकिन और उन्होंने लाठी, उनके ऊपर तेज धार वाले हथियार चलाए, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोट भी आई। सोजत पाली मेहंदी आपने सुनी होगी। सोजत के मीठालाल थे, विजय शंकर थे, कंटालिया के मार्कडेश्वर थे, हरिराम थे, चंद्रावल थे, के राम सुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। अगर देखो पेपर बहुत टफ बनाना, जैसे कि अब आरपीएससी कर रही है तो वो ये सब नाम दे सकती है क्योंकि बेसिक बुक्स में लिखा हुआ है, तो लिख लो, है ना, लिख लोगे एक बार तो याद हो जाएगा। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना के अंदर जो किसान सभा होती है वो वहाँ पे एक किसान सम्मेलन चल रहा होता है और लोक परिषद के नेता होते हैं मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा, किशन लाल सिंह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र राम कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला, ये सब डावड़ा गाँव पहुँचते हैं और जो नेता हैं मोतीलाल चौधरी के स्थान पर ठहरते हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे होते हैं। और जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहाँ पहुँचते हैं तो उनके घर पर लाठियाँ और तेज धार वाले दोबारा से हथियार के थ्रू जो धावा है वो बोल दिया जाता है और मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए। ठीक है, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत ही बुरा उनके साथ किया गया और गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण फैल गया और डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो ये आपका डाबड़ा कांड था। चलिए एक और पढ़ेंगे, बीकानेर किसान आंदोलन। ये तो हमारे यहीं का ही है, आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर। तो कुल 2917 गांव थे जिसमें से 1393 बीकानेर राज्य में कुल 1917 गांव थे जिसमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे, यानी जागीरदार जहाँ पे थे। और आप देख सकते हो बीकानेर के पास सीकर है, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू पास में ही है। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा था, है ना, जैसे कि जयपुर का आपने देखा कि मारवाड़ पर प्रभाव पड़ा, ऐसे ही मारवाड़ का जो प्रभाव था या जो सीकर और जो शेखावटी का जो आंदोलन था उसका प्रभाव जो था वो बीकानेर पर भी पड़ा।
बीकानेर के बहुत सारे जाट प्रतिनिधि थे, ये झुंझुनू में आयोजित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 को एक महायज्ञ के रूप में भाग लेते हैं। अब इस घटना का फलस्वरूप ये होता है कि आवाज़ उठाने लग गए ये लोग भी अपने, और राजनीतिक चेतना जाग गई, अपने अधिकारों की बात करने लग गए। उस समय अगर हम बात करें तो 37 लागें जो थी वो लगाई जा रही थी और किसानों से जागीरदार बिगार लेता था, है ना, जागीरदार जो था वो आके बिगार लेता था, टैक्सेस वगैरह लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर जगह है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने लग गए। उनके नेता जीवन चौधरी ध्यान रखिएगा, जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, चूरू के पास एक गांव है, वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पर पुलिस ने अत्याचार किया और जो किसान नेता थे हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और वह पहले भाद्रा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में मिलने के लिए माउंट आबू भी पहुंचा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाएंगे इस बुक के अलावा, जो मुझे 2-3 रेफरेंस बुक्स में लग रहे हैं, तो वो कल मैं आपको अपने हाथ से लिखे जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। महाराजा ने कोई उत्तर दिया नहीं और जब वो माउंट आबू से वापस लौटे तो रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, 5 वर्ष तक उन्हें कारावास दे दिया गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की और स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। 100 मुरबा जमीन भी दी गई गंगा क्षेत्र के अंदर कि हम तुम्हें दे देंगे, उनको लुभाया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त हुए तो वो लगातार संघर्ष करते रहे, 2 बार जेल की यात्रा भी की और अंत में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, है ना, सफल तो नहीं रहा क्योंकि उनको पकड़ लिया, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर अपनी राइट्स के बारे में राजनीतिक चेतना जो था उसका कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया, किसानों में आत्मविश्वास आया और अब वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 करीब 1 महीना के प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर नाम ध्यान रखिएगा, रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया और अगेन यहाँ पर भी पुलिस ने लाठियाँ चलाई और कार्यकर्ता घायल हो गए। फिर उनको विश्राम गृह घेर लिया गया और भीड़ को हटाने के लिए फिर पुलिस ने गोलियाँ चलाई और जिसके थ्रू बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रजामंडल में भी आते हैं, है ना, और इस बार प्रजामंडल का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर के हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, इन्होंने रायसिंह कांड की समीक्षा की जिसमें बीरबल सिंह मारा गया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से यानी कि अपनी गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी में गोगा मेडी आपने सुना होगा, लोक देवता में आप पढ़ते हैं, एक विशाल किसान सभा का आयोजन हुआ और जहां पर ये नारा दिया गया कि हम जागीर प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय कांगड़ के जागीरदार ने किसानों को पूरी तरीके से लगान वसूल करना चाहा, लेकिन किसान माने नहीं और शिकायत करने बीकानेर पहुंचे। आग बबूला हो गए जागीरदार और उन्होंने मानवीय अत्याचार किए। कांगड़ कांड की भी निंदा की गई। फाइनली 1948 में बीकानेर के अंदर एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद ही ये समाप्त हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं जिन्होंने परंपरागत लागबाग बेगार को ना देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से भी जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों, ये पूछा जा सकता है कि किसान यूनियन क्यों, क्योंकि देखो बेसिक बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि किसान यूनियन क्यों से कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। कौन जुड़े हुए हैं? बीकानेर के लोग जुड़े हुए हैं। कौन? कुंभाराम आर्य। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध और किसानों के हित में उनके संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। कल एक वीडियो, कल नहीं परसों आएगी, है ना, परसों एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर जो भी अब आपका रह गया है किसान आंदोलन, जो भी, ये मैंने आपको बेसिक बुक करा दी और मैंने ऑलरेडी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसके अंदर से आधा आपको पढ़ा दिया है, कुछ 1-2 पेजेस और बाकी हैं जो मैं कल आपको पढ़ा दूंगी। किसान आंदोलन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लाइव सेशन एमसीक्यूज़ का हो पाया तो वो हम संडे को कर लेंगे। इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस करें, इन वीडियोस को रिवाइज करें। जो हाईलाइटेड है वीडियोस को स्टॉप कर करके जो हाईलाइटेड है बस वही रिवाइज कर लें। लेकिन हाँ, एक बार वीडियो को सुन ज़रूर लें, और जो आपको लग रहा है कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैडम ने बोला है तो आप वो लिख ज़रूर लें, तो आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव मी, आपका 100 डेज़ के अंदर राजस्थान जीके जो है 100 वीडियोज़ के थ्रू आपका जो राजस्थान जीके है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच।